तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिशनल थिंकिंग। तो ये बेसिकली आपके विराट बैच का कॉम्पिटिशनल थिंकिंग का पहला लेक्चर होने वाला है, जिसको मैं एज इट इज़ यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि विराट बैच के अंदर हम कॉम्पिटिशनल थिंकिंग को कैसे टैकल कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आई होप आपको पता होगा कि अभी हमारे यहाँ पे 2 बैचेस रनिंग में है। एक हमारा है रुद्र बैच एंड दूसरा हमारा है यहाँ पे विराट बैच। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे रुद्र बैच के अंदर स्टैट 02 एंड मैथ 02 को कवर कर रहे हैं एंड विराट बैच के अंदर हम यहाँ पे फाउंडेशन लेवल के अपने पहले 4 सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश 01, मैथ 01, स्टैट 01 एज वेल एज कॉम्पिटिशनल थिंकिंग, इन चारों सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको इन चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है या फिर अगर आपको स्टैट 02 एंड मैथ 02 पढ़ना है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो। बैचेस की डिटेल आपको जानने के लिए ये जो पर्टिकुलर वीडियोज़ थे, आपको ये वीडियोज़ देखने की ज़रूरत है एंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सिलेक्शन भी है, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए तो आप उसके लिए भी बैच में आ सकते हो। बाकी इतना ही मुझे बताना था, अब आप यहाँ पे लेक्चर को एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं विराट बैच सीटी लेक्चर 01 एंड आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वीक 01 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूज ऑफ कॉम्पिटिशनल थिंकिंग इन डेटा साइंस। तो कॉम्पिटिशनल थिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इन आर डेटा साइंस? देखो, डेटा साइंस के अंदर यहाँ पे हमको अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज करना पड़ता है, ये सब आपको पता होगा। बट उन लैंग्वेजेस को यूज करने के लिए जो आपको यहाँ पे कॉम्पिटिशनल थिंकिंग डेवलप करनी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिशनल थिंकिंग करते हो यानी कि कंप्यूटर की तरह सोचना सीखते हो तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है आपके इन यूर लर्निंग एनी लैंग्वेज। ओके, तो देखो, द मेन वेज कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज यूज्ड इन डेटा साइंस ये इस प्रकार है। तो देखो, जब आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग को सीखते हो तो आप यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है आप उसको सीख जाते हो, कैसे आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सको एंड उसको सॉल्व कर सको। पैटर्न रिकॉग्निशन आपको आ जाता है, आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है कि आप यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस कर सकते हो। आपको यहाँ पे एल्गोरिथम डिजाइन में हेल्प मिलती है, आप ऑटोमेशन कर पाते हो, टेस्टिंग एंड डीबगिंग आप ये इसमें भी यहाँ पे और ज़्यादा आप एक्सपर्टीज पा सकते हो। ठीक है, आपका यहाँ पे जो इटरेटिव नेचर है वो इम्प्रूव होता है एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब आप अच्छे से विजुलाइज कर पाते हो डेटा को। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज़ करो। ठीक है, आपको यहाँ पे एक मेथोडोलॉजी सिखाई जाती है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज को ना सिर्फ सीख सको बल्कि आप उनके प्रिंसिपल्स को, आप उनके बेस को भी अच्छे से एनालाइज कर सको। ओके, चलिए अब बात करते हैं डेटा सेट की। तो डेटा सेट क्या होता है? अ डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा usually presented in a structured format which can be analyzed and processed. Okay, तो देखो, डेटा सेट का मतलब होता है, नाम से आपको पता चल रहा है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, एक ऐसा टेबल जिसके अंदर हमारे पास एक डेटा रहता है। डेटा मतलब काम की इंफॉर्मेशन। ओके, तो जो काम की इंफॉर्मेशन होती है ये ज्यादातर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिलती है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं एंड जो भी हमारे काम की चीज़ है हम उसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एक यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटा सा टेबल है। ठीक है, तो ये एक डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट में आप अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको यहाँ समझ आएगा कि हाँ, ये डेटा सेट किसी स्टूडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो स्टूडेंट का नाम भुवनेश है, उसका जेंडर मेल है, उसका डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर है, उसकी सिटी की बात करें तो वो इरोड है एंड उसके मार्क्स आपको पता चल रहा है कि 68 मार्क्स उसके आए हैं। तो मैथ में 64 आए हैं, फिजिक्स में 78 आए हैं, केमिस्ट्री में एंड इसके ओवरऑल मार्क्स भी आपको दिख रहे हैं कि 210 है। तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप एक छोटे से डेटा सेट से निकाल पाए हैं। ठीक है, तो ये आपके बहुत काम की चीज़ है। इन डेटा साइंस, डेटा सेट आर प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर बिल्डिंग मॉडल्स, परफॉर्मिंग एनालिसिस एंड ड्राइंग इनसाइट्स। तो डेटा साइंस के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बेसिक सोर्स होता है जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, आपके पास बहुत सारा डेटा सेट रहता है एंड आप उसकी हेल्प से क्या करते हो? एक मॉडल बनाते हो। देन आप उसके अंदर अपना अलग अलग एनालिसिस करते हो, जो भी आपको काम की चीज़ निकालनी थी आप उसको निकालते हो, प्रेडिक्शन एंड बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। ओके, तो ये काम होता है डेटा सेट का। तो डेटा सेट की अगर बेसिक बात करी जाए तो क्या होता है? एक सेट ऑफ डेटा। ओके, जिसके अंदर हमारे पास काम की इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, चलिए अब हमारे पास यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डेटा सेट्स होते हैं जो हमारे कोर्स के दौरान हमको मिले हुए हैं। ठीक है, अब ये पूरे टर्म में आपका सेम डेटा सेट रहेगा तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है एंड ये हमेशा आपको गिवन रहेगा इन योर एग्जाम्स एज वेल एंड यहाँ पे साथ ही साथ आपके पोर्टल वगैरह पे भी हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ऑल डेटा सेट विल बी गिवन टू यू। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेजरली 3 डेटा सेट है जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। पहला है स्कोर डेटा सेट। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग
स्टूडेंट्स का स्कोर प्रेजेंट है यहाँ पे पीसीएम में उनके कितने मार्क्स आए हैं, उनकी सिटी क्या है, उनका नाम क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये आपका येलो में जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ओके, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे किसी भी अलग अलग जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के हर वर्ड का यहाँ पे अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है उसका यहाँ पे डेटा सेट है। ठीक है, एंड थर्ड डेटा सेट की बात करें तो ये शॉपिंग बिल्स का है। यहाँ पे आपके पास अलग अलग स्टोर्स के जो शॉपिंग बिल्स है उनका डेटा है। ओके, तो ये 3 टाइप के डेटा सेट है जो आपको अवेलेबल है इन योर पोर्टल। ठीक है, एंड यही आपको यूज़ करने होंगे इन योर एग्जाम एज वेल। एंड ये आपको क्वेश्चन में दे के रखिएगा, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी कि अच्छा हमें ये सब याद करना पड़ेगा, ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि आपने अभी तक क्या-क्या देखा है। तो देखो, व्हाट आर द डेटा सेट इंट्रोड्यूस्ड इन दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में अंदर अभी तक आपने किस-किस डेटा सेट को देखा है? आपने स्कोर को देखा है, आपने शॉपिंग बिल को देखा, पैराग्राफ वर्ड को देखा है ना? तो ये 3 डेटा सेट थे जिनको हमने डिस्कस किया था। यही आपने देखे हैं, तो अगेन यहाँ पे तीनों सही है, तो इसका मतलब आप ऑल ऑफ द अबव को मार्क करके आओगे। ओके, तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आस्क्ड यूजिंग द स्कोर डेटा सेट। अब स्कोर का जो डेटा सेट है इसके अकॉर्डिंग आप इनमें से किस क्वेश्चन को नहीं पूछ सकते हो? क्या आप ये नहीं पूछ सकते हो कि किस स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं फिजिक्स में? अब जैसे मान लो ये तो मैंने आपको एक बच्चे का डेटा दिखाया है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे बच्चों का डेटा है। तो क्या हमारे पास ये जो ओवरऑल डेटा सेट है, बहुत सारे कार्ड्स होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो क्या उसके हेल्प से हम ये पता नहीं लगा सकते कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, हमको यहाँ पे मार्क्स गिवन तो है, हम सबको देखेंगे, सबको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल है ना? हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 60 इन मैथमेटिक्स। क्या ये हिसाब लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। हम हर बच्चे का यहाँ पे एनालाइज करेंगे डेटा एंड देखेंगे कि किस बच्चे के मार्क्स यहाँ पे 60 से ज़्यादा है, किसके नहीं है। तो यहाँ पे देखो, जैसे इस बच्चे के यहाँ पे 60 से ज़्यादा मार्क्स है फिजिक्स में, ऐसे हम जितने भी अलग अलग बच्चे सबके मार्क्स चेक करेंगे फिजिक्स के अंदर, जिसके भी मार्क्स 60 से ज़्यादा होंगे हम उनको काउंट करते चलेंगे। तो काउंट करेंगे तो डेफिनेटली हमको एक ऐसे नंबर मिल जाएगा जिसके हेल्प से हम बता पाएंगे कि हाँ, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स 60 से ज़्यादा आए हैं। ओके, मतलब ये भी पॉसिबल है। थर्ड वाला, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर लेस देन 40 इन बायोलॉजी। अब देखो, कॉमन सेंस लगाना, बायोलॉजी, यहाँ पे तो हमारे पास बायो जैसा कुछ मेंशन ही नहीं है, पीसीएम का इन्फॉर्मेशन है, तो बायो से रिलेटेड क्वेश्चन तो हम पूछ ही नहीं सकते ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि हम कौन से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। ओके, अगेन केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स ये भी निकाल सकते हैं हम। ओके, चलो अब देखो, एक बात याद रखना कि जो आपका कॉम्पिटिशनल थिंकिंग है, सीटी है, ये आपको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान देनी होगी। ठीक है, अगर इन 2 पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लेते हो, तो आप यकीन मानो कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, पहला है कॉमन सेंस, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं करना, कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, जो डेली लाइफ में हम यहाँ पे अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं, जस्ट आपको अपने कॉमन सेंस पे ही यहाँ पे डिपेंडेंट रहना है, उनका ही यूज़ करना है। ओके, एंड सेकंड बात ये है कि आपको यहाँ पे चीज़ों को सिंपल रखना है। ओके, सिंपल रखना है। अगर आप ये कर पाओगे तो यकीन मानो आप सारी चीज़ें आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सीटी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कॉमन सेंस एंड चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना करना, चीज़ों को एकदम सिंपल रखना, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना। ओके, चलो, व्हाट इज द फीचर दैट इज कॉमन टू ऑल डेटा सेट। अब आप इसको देखो, अब कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है, सीरियल नंबर, राइट? यहाँ पे भी सीरियल नंबर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो डेफिनेटली ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट कॉमन सेंस को यूज़ करते हो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारे पास एक ये टेबल है, ठीक है, ये अलग अलग डेटा से हमने क्या करा, डेटा सेट यूज़ करते हुए एक टेबल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 बच्चों के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, एलिस, बॉब, कैरल एंड डेव। इनकी एज लिखी हुई है 25, 30, 22 एंड 35। ओके, एंड इनका जेंडर मेंशन कर रखा है, फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, एंड इनकी इनकम मेंशन है। ठीक है, ये इनकी पैसिव इनकम है, तो 50,000, 60,000, 45,000, 70,000, बहुत अमीर लोग हैं। ठीक है, इनकी पैसिव इनकम इतनी ज़्यादा है। अब देखो, ये जो परचेज लिखा हुआ है इसका मीनिंग है कि क्या इनके पास बेसिकली इनके पास इतनी सेविंग है कि ये खुद का घर खरीद सकते हैं या नहीं। तो ये टेबल मैंने आपको खुद बना के दे दिया। ओके, अब आपके पास यहाँ पे अलग अलग कंसेप्ट आते हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले कंसेप्ट आता है हमारे पास, यूज़ ऑफ इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जीरो से स्टार्ट करना। ओके, जैसे देखो, इनिशियलाइजेशन मीन्स असाइनिंग अ स्टार्टिंग वैल्यू टू समथिंग बिफोर यूजिंग इट। किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसकी वैल्यू ज़ीरो रखना, इसको ही हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे काउंट की वैल्यू को ज़ीरो रखोगे। ओके, तो देखो, सीटी के रूप में आपको अगर यहाँ पे सीटी को यूज़ करते हुए आपको कंप्यूटर की तरह सोचते हुए आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे काउंट कितना है, कितने बच्चे हैं।
अब देखो कायदे से आपको दिख रहा है कि 1, 2, 3, 4 मान लो बहुत बड़ा डेटा होता तब कैसे करते? तो देखो हम करते क्या, हम यहाँ पे खुद से एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं जिसका नाम हम काउंट रखते हैं। काउंट हम 0 ले लेते हैं, ठीक है? अभी ये वेरिएबल क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी इतना सिर्फ सोचो कि हमने कुछ काउंट रख लिया, हमें काउंटिंग चाहिए तो हमने काउंट ऐसे कुछ मान लिया एंड हमेशा उसका स्टार्ट 0 से करेंगे, ओके? अब हम यहाँ पे एज को वेरीफाई करेंगे, ठीक है? अगर जो एज की वैल्यू है, ओके, जो एज की वैल्यू है, अब इवन एज की वैल्यू की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? हम काउंट करेंगे 0, ठीक है? जैसे जैसे आप हर बच्चे को यहाँ पे बेसिकली आप आइडेंटिफाई करते जाओगे वैसे वैसे आप काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे। जैसे आपने एलिस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो अगर आपने पढ़ ली, ओके, तो आप यहाँ पे काउंट को इंक्रीज करके 1 कर दोगे, ठीक है? ओके, बहुत अच्छे। ये आपका कंप्यूटर कर रहा है, ठीक है? ओके, पहले काउंट आपने 0 माना था, जैसे आपने एक बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन देख लिया, तो आप काउंट 1 कर दोगे। ऐसे ही दूसरे बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन देखते ही इस काउंट को इंक्रीज करके 2 कर दोगे। ऐसे ही तीसरे यहाँ पे बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन देखा, काउंट आपका बढ़ के 3 हो गया एंड फोर्थ बच्चे को देखा, इसको देखते ही आपका काउंट 4 हो गया। अब जो आपकी काउंट की वैल्यू है, अब देखो इसके आगे तो पॉसिबल नहीं है, तो आपकी मशीन यहीं पे रुक जाएगी। तो आपको काउंट की जो नई वैल्यू है वो 4 मिल गई। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे टोटल 4 बच्चे प्रेज़ेंट है, 4 यहाँ पे काउंट है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कंप्यूटर की तरह सोचना होता है, ओके? तो ये प्रोसेस रहता है इनिशियलाइज़ेशन का। आप कभी भी यहाँ पे जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपको इसका बहुत यूज़ करना पड़ेगा, इनिशियलाइज़ेशन का। तो जिस भी चीज़ को आपको निकालना पड़ेगा, आप उसको 0 अज़्यूम कर लोगे स्टार्टिंग में। देन आप यहाँ पे अलग-अलग चीज़ों को देखोगे, एनालाइज़ करोगे, देन आप यहाँ पे उसकी वैल्यू में चेंजेस लाओगे, ओके? तो इस तरीके से आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। अब देखो और आगे आते हैं। टेंशन मतलब जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना तब ये और बेहतर तरीके से आपको समझ आ सकेगा, ओके? अब देखो वेरिएबल क्या होते हैं? तो वेरिएबल का मतलब हो गया ऐसी चीज़ें जो लगातार वेरी करते हैं, जो लगातार चेंज होती है, ओके? तो वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर एंड कीप ट्रैक ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन चेंज। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लगातार चेंज होती रहती है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे ये काउंट था, ये काउंट क्या है? ये आपका वेरिएबल ही तो है, क्योंकि आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना? ये आपका एक वेरिएबल है, ये वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, ओके? चलिए, बहुत अच्छे। इवन आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, यूजिंग अ वेरिएबल टू स्टोर परसेंटेज इन द टोटल स्कोर इन अ गेम, ठीक है? तो देखो, अगर परसेंटेज की बात करें तो आपको दिख रहा है ये भी लगातार वेरी कर रहा है ना? 25, 30, 22, 33, तो ये लगातार चेंज हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो एज है, ये भी अपने आप में क्या है? वेरिएबल है, लगातार चेंज हो रहा है, ओके? सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम यूजिंग इटरेशन। अब इटरेशन क्या होता है? इटरेशन का मतलब होता है जो अभी हमने पीछे किया। हमने क्या किया था? पहले एक पूरे डेटा सेट को देख लिया, फिर दोबारा से यहाँ पे इस डेटा सेट को और रीड किया, फिर जैसे ही दूसरा हो गया फिर तीसरे पे गए, फिर चौथे पे गए। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं? लगातार डेटा को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ठीक है? आप कंप्यूटर खुद को सोचो कि मैं कंप्यूटर हूँ। पहले पूरा डेटा सेट देखा, मतलब पहले बच्चे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखी, काउंट इंक्रीज कर दिया 1, फिर वापस गए, दूसरे बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन देखी, काउंट इंक्रीज किया 2। तो ऐसे कर करके आप क्या कर रहे हो? लगातार यहाँ पे इटरेट कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है? इटरेशन का मीनिंग यही होता है रिपीट करना, रिपीटेशन कह सकते हैं आप इसके एक तरीके से, रिपीटेशन, ठीक है? स्पेलिंग देख लेना, मुझे पता है मैंने गलती किया, बट आप देख लेना, इसको चेक कर लेना, ठीक है? तो इटरेशन इज रिपीटिंग अ प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे काउंट निकालना था अगर हमें, तो हम क्या कर रहे थे? लगातार यहाँ पे इस सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहे थे, है ना? तो ये आपका इटरेशन हो गया, ठीक है? तो यही आपका बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे एक अभी प्रॉब्लम्स है, अभी इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो अगर हमको यहाँ पे निकालना है मैक्सिमम एज किसकी कितनी है, ठीक है? अगर हमको मैक्सिमम एज निकालनी है कि यहाँ पे बताओ मैक्सिमम एज कितनी है, अब कायदे से तो आप देख के यहाँ पे तुरंत बता दोगे 35, बट कंप्यूटर थोड़ी ना देख सकता है, कंप्यूटर के पास थोड़ी ना यहाँ पे कोई इमोशन वगैरह होता है, कंप्यूटर तो अपना काम करेगा ना। तो देखो, तो मैं अगर आपको मैक्सिमम एज निकालनी है तो आप क्या करोगे? इसको 0 मान लोगे, ठीक है? ये हमने क्या करा? स्टेप नंबर 1, यानी कि हमारा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया एंड इसको 0 अज्यूम कर लिया, ठीक है? अभी मैक्सिमम एज कितनी है? 0। अब आप क्या करोगे? पहले इंसान को एनालाइज करोगे, ठीक है? पहले इंसान को एनालाइज करा, आपको यहाँ पे एज दिख गई 25। अब आप अब आप यहाँ पे खुद मेंशन कर दो कि आपकी जो भी मैक्सिमम एज है, वो अगर हमने एक कंडीशन लगा दी, अगर जो भी हमारी मैक्सिमम एज है, अगर ये ग्रेटर देन करंट एज है, तो आप यहाँ पे जो आपकी एज होगी, उसको कन्वर्ट कर दोगे मैक्स एज में, ओके?
अब देखो इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये भी मैंने क्या कहा है, मैक्सिमम एज को सबसे पहले हमने क्या करा, 0 बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। हमने इनिशियलाइज कर दिया एंड यहाँ पे मैक्सिमम एज को 0 मान लिया खुद से। ओके, अब हमको यहाँ पे मैक्सिमाइज निकालना है, मैक्सिमम निकालने की मैक्सिमम एज कितनी है यहाँ पे इस टेबल के अंदर। तो हम एक कंडीशन लगा दे रहे हैं, जो अगर हमारी मैक्सिमम एज यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया, देखो अगर हमारी मैक्सिमम एज यहाँ पे छोटी है, ठीक है, एज से, तो हम यहाँ पे एज को क्या करेंगे, मैक्सिमम एज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे 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 देखो हमने यहाँ पे पहले पहले स्टूडेंट को यहाँ पे क्या करा, एनालाइज किया, तो इसकी एज कितनी थी, 25, राइट। अब एक बात बताओ, ये जो 25 है, क्या ये मैक्सिमम एज जिसकी वैल्यू अभी 0 है, क्या ये इससे बड़ी है? हाँ बिल्कुल बड़ी है। अगर ये इससे बड़ी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैक्सिमम एज को कन्वर्ट कर दोगे एज के अंदर, ठीक है। मुझे इस प्रकार लिखना चाहिए था, ठीक है। ये मैक्सिमम एज को आप कन्वर्ट कर दोगे एज के अंदर, ठीक है। तो यानी कि अब आपकी मैक्सिमम एज की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इटरेशन, सेम स्टेप दोबारा दोहराओगे। अब आप यहाँ पे जैसे आपने एक को देख लिया, अब आप यहाँ पे सेकंड पे आओगे, ठीक है। अब आप इसको देखोगे बॉब को, तो बॉब की एज कितनी है, 30। अब आप यहाँ पे कंडीशन को वेरीफाई करोगे, ठीक है। ये आपका बेसिकली कंडीशन है, कंडीशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंडीशन देखोगे, अब देखो अब आपकी मैक्सिमम एज की वैल्यू कितनी है, 25, ठीक है। हम इस वाली कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं, मैक्सिमम एज अभी आपकी 25 है, क्या ये लेस देन 30 है? तो हाँ 30 है, तो इसका मतलब अब आपकी मैक्सिमम एज दोबारा से चेंज हो जाएगी, अब ये 30 बन जाएगी, ठीक है। देखो 30 हो गई, देखो मैक्स एज आपकी एज के बराबर हो गई, यानी कि 30 हो गई, ठीक है। ओके बढ़िया। अब यहाँ पे दोबारा से इटरेशन करेंगे, थर्ड स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो ये 22 आ रहा है ना। अब देखो अगर ये 22 आ रहा है, अब आप एक बात बताओ कि अब आपकी जो करंट मैक्सिमम एज है वो 30 है, राइट, है ना। अभी मैक्सिमम एज कितनी है हमारी, 30। क्या ये लेस देन 22 है? नहीं। अगर नहीं है तो चुपचाप आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब लास्ट वाले को चेक करेंगे, लास्ट इटरेशन हमारी 35 आ रही है यहाँ पे, राइट। अब देखो अब आप चेक करो कि यहाँ पे आपका ये 30 है, अभी इसमें कोई बदलाव नहीं आया, 30 है। क्या ये लेस देन 35 है? तो हाँ है, यानी कि आपकी जो मैक्स एज होगी वो अब 35 बन जाएगी, यानी कि ये कट के 35 हो गया ना, मतलब। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम एज कितनी है, 35। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, एक बेसिक सी कंडीशन बना के। अब ये कंडीशन वगैरह सब कुछ बना बनाया आपको मिलेगा, आपको कुछ भी मुझसे नहीं लिखना कोड वगैरह, आपको जस्ट ये एनालाइज करना होगा, ठीक है। अभी इसको आप थोड़ा थोड़ा समझो, अगर ये थोड़ी थोड़ी भी बातें आपके दिमाग में आ रही होगी तो आपका एक बेस प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर नहीं आ रही तो भी बिल्कुल परेशान मत हो, अभी जब हम क्वेश्चन वगैरह देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। तो एक ये छोटा सा एग्जाम्पल हो गया जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे मैक्सिमम एज निकाल सकते हो, ठीक है। बढ़िया। अब देखो अब हम एक और यहाँ पे ट्राई करते हैं, अब हम मिनिमम एज निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे मिनिमम एज चाहिए तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करोगे एंड मिनिमम एज को यहाँ पे कुछ मान लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैक्सिमम एज चाहिए थी हमने 0 से स्टार्ट किया था, अगर मिनिमम एज चाहिए तो आप यहाँ पे 100 से स्टार्ट करो, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करो। ओके, हमने अपने मन से इसको 100 मान लिया, ठीक है। अब कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया, यानी कि इनिशियलाइजेशन। ओके, स्टेप नंबर 1 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन बनाएंगे, अगर जो भी एज हम देख रहे हैं वो एज मिनिमम एज से कम है तो हम यहाँ पे मिनिमम एज को चेंज कर देंगे एंड उसको एज के बराबर मान लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारी कंडीशन हो गई। ओके, अब ये कंडीशन कैसे बनी है सब आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास एक कंडीशन है, अब आपको ये मैंने मान लो पहले खुद से दे दिया टेबल, अब आपको यहाँ पे इसको यूज करना है एंड फाइनल वैल्यू बतानी है, ठीक है। मान लो ये आपके पास पहले से कोड लिखा हुआ था, अब इस कोड को आपको एनालाइज करना है एंड आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। बेसिकली ये सूडो कोड है, कोड भी नहीं है, सूडो कोड बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी सूडो कोड क्या होता है ये सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी हमारी कंडीशन हुई, अब हम चालू करेंगे इटरेशन। इटरेशन का मतलब एक एक करके सबको चेक करेंगे, ओके। चलो अब एलिस को चेक करते हैं, तो एलिस को हमने यहाँ पे चेक किया, इसकी एज 25 थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एज कितनी है, 25। तो कंडीशन चेक करो, 25 क्या लेस देन 100 है, बताओ। तो साइन बार को उल्टा लिखता हूँ मैं, ग्रेटर देन कर दो।
अच्छा सॉरी, सॉरी, सही था, मैंने बिना मतलब गलत कर दिया। हाँ, पहले ये सही है, ठीक है। तो देखो क्या 25 आपका 100 से छोटा है? हाँ, बिल्कुल छोटा है, तो मतलब कंडीशन वेरीफाई हो गई। तो आपकी जो मिनिमम एज होगी वो एज के बराबर हो जाएगी, यानी कि 25 बन जाएगी। तो ये कट करके आपने 25 बना दिया, राइट? ओके, बढ़िया। पहला इटरेशन कंप्लीट हो गया, आपका मिनिमम एज यहाँ पे चेंज होकर 25 बन गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम दूसरी बार यहाँ पे आएँगे, इटरेशन करेंगे, तो ये 30 आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे 30 यूज़ करोगे, तो देखो, अब आप चेक करो, जो आपका 30 है, क्या वो लेस देन 25 है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हुई, तो आप आगे बढ़ जाओगे चुपचाप, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ जाएँगे, कैरल का देखेंगे। तो देखो, कैरल की एज 22 है, ओके। तो देखो, क्या आपका जो 30 है, वो 30 सॉरी 30 नहीं 22, जो आपका 22 है, क्या वो आपका लेस देन 25 है? हाँ, है। तो इसका मतलब अब अगेन यहाँ पे जो आपकी मिनिमम एज है, वो इक्वल हो जाएगी एज के, और अभी हम एज देख रहे हैं 22, तो ये 22 बन जाएगा, ठीक है। बढ़िया, 22 हो गया। अब हम यहाँ पे अगला इटरेशन करेंगे, तो इसको देख रहे हैं, अब ये 35 है, राइट? ओके, तो अब यहाँ पे इस कंडीशन को देख लो, ठीक है। तो क्या आपका 35 लेस देन 22 है? नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो यही आप यहीं पे रुक जाओगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया यहाँ पे मिनिमम एज कितनी है, 22। तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया, ठीक है। तो मिनिमम एज कितनी है, 22। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम एज, मिनिमम एज, ये सब आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, अभी तक हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं उसका सब हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। हमने इनिशियलाइजेशन देख लिया, ये आपका जो मिनिमम एज है, ये लगातार जो चेंज हो रहा है, ये आपका वेरिएबल है। यहाँ पे जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इसको हम इटरेशन कहते हैं, एंड ये आपकी कंडीशन है, एंड ये ओवरऑल आपका एक सूडो कोड लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे पता है कि थोड़ा अभी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट बिल्कुल परेशान मत हो, आराम से धीरे-धीरे चीज़ों को देखते रहो, ठीक है? अच्छा, अगेन मैं आपसे एक और बात कहूँगा कि ये जो भी मैंने आपको पीछे बताया था कि सीटी के लिए ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है, आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, एंड ये चीज़ है आपकी कि आपको यहाँ पे कंडीशन मैपिंग आना चाहिए, ओके? कंडीशन मैपिंग कह लो या कंडीशन मैचिंग कह लो, मीनिंग सेम ही है। बस आपको कंडीशन को मैच करना होगा। अगर आप ये कर पा रहे हो तो डेफिनिटली आप सब कुछ कर पाओगे, ठीक है? मैं इसको हटा देता हूँ, सो दैट आप यहाँ पे डेटा सेट अच्छे से देख पाओ, ठीक है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है? तो देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स व्हेन मूविंग कार्ड फ्रॉम वन पाइल टू अनदर और काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्ड, द ऑर्डर इन विच द कार्ड आर प्रोसेस्ड इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने मन से क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, हम अपने मन से एक डेटा बना लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास 3 कार्ड है, 1, 2, 3, ठीक है। हमने पहले से मान लिया कि हाँ 3 कार्ड है। पहला कार्ड है 1 का, दूसरे कार्ड को मान लो ये जो ये आपका जैक है, एंड थर्ड कार्ड मान लो ये 10 है, ठीक है। हमारे पास ये 3 कार्ड पड़े हुए हैं, ओके। अब देखो, अब हम इसको काउंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हम क्या कर रहे हैं, पहले ये तीनों एक साथ रखे हुए हैं, ठीक है, एक गड्डी में। फाइल का मतलब होता है गड्डी, ठीक है। गड्डी वो घूमने वाली गड्डी नहीं, ताश के पत्ते की गड्डी, ठीक है। तो ये 3 कार्ड रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे। अभी देखो, हमें पता है कि ये नंबर ऑफ कार्ड 3 है, बट कंप्यूटर को तो नहीं पता ना। कंप्यूटर को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लोगे काउंट को 0 से। अभी हमारे लिए काउंट 0 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक-एक कार्ड उठा के यहाँ पे रखते जाएँगे इस जगह पे, और जैसे-जैसे हम यहाँ पे कार्ड को रखेंगे वैसे-वैसे अपना काउंट इंक्रीज़ करेंगे, ओके। तो देखो, जैसे हमने यहाँ पे पहला कार्ड उठा के यहाँ रखा, ये हमारा पहला कार्ड हो गया, ठीक है। तो काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे 1। पहले यहाँ पे 0 कार्ड थे, अब यहाँ पे 1 कार्ड हो गए, तो काउंट हमने इंक्रीज़ करके 1 कर दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कार्ड यहाँ पे रखेंगे। चलो, दूसरा कार्ड यहाँ पे आ गया, काउंट इंक्रीज़ होके 2 हो गया, ठीक है। अब देखो, मतलब पहले इक्का निकल गया, फिर जे निकल गया, अब यहाँ पे एक कार्ड बचा, ये आखिरी वाला, अब हम इसको यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे काउंट इंक्रीज़ होके 3 हो गया, ठीक है। तो बढ़िया भाई, काउंट हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया। अब अगर आप इसके सीक्वेंस को बदल भी दोगे, लेट्स सपोज़ अगर आप यहाँ पे जे को पहले रख दे रहे हो, इक्के को बाद में रख रहे हो, 10 को फिर लास्ट में रख रहे हो, तो भी यहाँ पे काउंट पे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। काउंट तो वही रहेगा ना, यहाँ पे मैटर तो कर ही नहीं रहा ना कि कौन सा कार्ड है, हमें तो काउंट करना है, हमको तो नंबर ऑफ कार्ड देखने हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ कार्ड है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आपका सीधे-सीधे फ़ॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर बिल्कुल भी
मैथ में नहीं रखता है। आप अगर इन 3 कार्ड को रख के भी यहाँ पे एक-एक करके इधर-इधर रखोगे, तो भी आप काउंट करोगे तो भी 3 ही आएगा, कोई इसमें चेंज नहीं आने वाला है। ओके? चलो। अब भी अजीब लग रहा होगा, बट यकीन मानो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो ना, तो सीटी बहुत आसान हो जाएगा एंड सीटी से ज़्यादा आपकी कोडिंग में जो प्रॉब्लम्स होती है, जो आपको समझ नहीं आती है, आपको जो लॉजिकल थिंकिंग नहीं बन पाती है, वो सब बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए आपको ये अच्छे से करना है। चलो, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया है, एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज, द प्रोसेस ऑफ मूविंग द कार्ड फ्रॉम वन फाइल टू अनदर, व्हाट डज़ द वैल्यू इन द वेरिएबल काउंट रिप्रेजेंट? तो काउंट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? हमको ये बोल रखा है, देखो इन्होंने क्या बोला है, जब हम ये प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जब हमारे पास एक फाइल रखा हुआ है, यहाँ पे अलग-अलग कार्ड्स रखे हुए हैं, हम इनमें से एक उठा के दूसरी जगह पे रख रहे हैं, ठीक है? एक-एक करके कार्ड को उठा के इधर रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा काउंट है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो काउंट बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि कितने नंबर ऑफ कार्ड को हम यहाँ से उठा के यहाँ रख चुके हैं, है ना? नंबर ऑफ कार्ड जिनको हम मूव कर चुके हैं, ठीक है? हैव बीन मूव्ड। कॉमन सेंस, ठीक है? अभी मैंने कहा था ना कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। तो देखो कितने नंबर ऑफ कार्ड को हम यहाँ लेफ्ट साइड से राइट साइड पे रख चुके हैं, यही काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, चलो बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें पूछा गया कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टेटमेंट 1 हमें कह रहा है गोइंग गोइंग थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ऑन ईच ऑब्जेक्ट। ओके, तो मतलब एक ही ऑपरेशन को लगातार बार-बार परफॉर्म करना। ऑफ कोर्स इटरेशन है ये तो S1 आपका C2 के साथ चला गया, तो S1 अगर C2 के साथ है, तो ये सीधे-सीधे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना? अब देखो आगे भी देखा जाए, एन एंटिटी हुज वैल्यू कीप चेंजिंग, तो जिसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है वो क्या होता है? वेरिएबल। तो H2 आपका C1 के साथ जाएगा, यानी कि H2 C1। अगेन यही करेक्ट है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अब इनमें से कौन सा मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ट्रू है या फॉल्स है? फॉर फाइंडिंग एन एवरेज मैथमेटिक्स मार्क्स वी नीड टू परफॉर्म 2 इटरेशन थ्रू द कार्ड्स। फॉर फर्स्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ कार्ड, सेकंड टू फाइंड द सम ऑफ मार्क्स वी कैन नॉट डू इन द सिंगल इटरेशन। तो देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, या ऐसी बहुत लिमिटेड चीज़ें होंगी जो हम यहाँ पे सिंगल इटरेशन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है? डेफिनेटली जब आप कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो बहुत ज़्यादा, तब तो यहाँ पे आपको मल्टीपल इटरेशन लेना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे तो बेसिक ऑपरेशन है ना, हमें एवरेज निकालना है, तो हम ये सिंगल इटरेशन में भी कर सकते हैं। तो ये आपका अगेन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? आई नो अभी आपको ये वाला नहीं समझ आया होगा, अभी के लिए आप इसको ऐसा मान लो कि वी कैन डू सिंपल ऑपरेशंस, सिंपल ऑपरेशंस। आप सिंपल ऑपरेशन जैसे कि सम कह सकते हो, आप यहाँ पे आप एवरेज निकालना कह सकते हो, ठीक है? काउंट कह सकते हो। ये सब जो हमारे सिंपल सिंपल बेसिक फंक्शंस हैं, हम इनको सिंगल इटरेशन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है? इन अ सिंगल ऑपरेशन। तो आप इसको एज अ फैक्चुअल डेटा याद रख सकते हो, ठीक है? इन अ सिंगल इटरेशन। ओके, फाइन। चलो बहुत अच्छे। अब यहाँ पे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो देखो we can use the variable verb count, pronoun count and other count to maintain the counts for verb, pronoun and part of speech in the paragraph word data set। तो देखो हमारे पास एक पैराग्राफ वर्ड डेटा सेट था, जिसमें हमारे पास पैराग्राफ के जो अलग अलग वर्ड थे, उनमें जो नाम लिखा हुआ था या जो उनमें वर्ड लिखे हुए थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन थी कि वो क्या वर्ब है, क्या प्रोनाउन है या पार्ट ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल को डिफाइन करा गया था। इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि वर्ब काउंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है काउंट फॉर वर्ब, कि कितने वर्ब प्रेजेंट है हमारे पैराग्राफ में, पैराग्राफ के अंदर। ऐसे ही जो आपका प्रोनाउन काउंट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके कितने यहाँ पे प्रोनाउन प्रेजेंट है इन योर पैराग्राफ। ऐसे अदर काउंट में बाकी की सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है? काउंट फॉर अदर्स। तो ये आपको क्वेश्चन ने खुद मेंशन कर दिया है। ओके, अब आपको बोला गया है कि अगर हम इन तीनों को एक साथ करते हैं, ठीक है, और फिर एट द एंड अगर हम इन तीनों वैल्यू को जोड़ दें, तो हमें क्या निकल कर आएगा? जो सम होगा वो क्या कहलाएगा? अगर आप इन तीनों को आपस में ऐड कर दोगे, तो जो आपको यहाँ पे निकल कर आएगा वो क्या होगा? जैसे देखो, मान लो फॉर अ गिवन इंस्टेंस हमारे पास ये जो लिखा हुआ है, ये ऑल्दो 4 वर्ड है, बट मान लो ये पूरा पैराग्राफ ही हमारा, ठीक है? हमारे पैराग्राफ के अंदर एक ही लाइन प्रेजेंट है। अब इस एक लाइन के अंदर आपके पास यहाँ पे 4 वर्ड्स मेंशन है, एंड इन 4 वर्ड्स के अंदर आपके पास यहाँ पे प्रोनाउन कितने हैं, वर्ब कितने हैं, ये सब आपके पास मेंशन है। तो इसके अंदर आप देखो वर्ब कितने हैं, आप देख लो, एक वर्ब है, ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे प्रोनाउन देख लो कितने हैं, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन भी आपका एक ही है, ठीक है। तो देखो वर्ब एक हो गया, प्रोनाउन आपका एक हो गया,
और यहाँ पे आपका अदर काउंट में आपका नाउन आ जाएगा ऑफकोर्स, ठीक है। अदर के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हो 2 नाउन प्रेजेंट है, तो ये दोनों अदर की कैटेगरी में आ गए। अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे तो 4 आएगा। अब कायदे से देखो तो क्या ये आपका नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं आ गया आपके पैराग्राफ के अंदर? ये 4 वर्ड इसके अंदर प्रेजेंट है, 4 ही आ गया। तो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्ड इन द डेटा सेट। ठीक, अगेन कॉमन सेंस, ठीक है। ये नंबर ऑफ वर्ड्स आ गया आपके पास, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आप कह सकते हो, ठीक है। ओके, 4 अलग अलग कार्ड हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड भी कह सकते हो या फिर आप काउंट ऑफ कार्ड भी कह सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, काउंट ऑफ कार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये आपका एक बेसिक लेवल पे आपको एक छोटा सा अप्रोच सिखा दिया गया है कि कैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हो एंड इसको समझते हो। बाकी जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे आप और ज़्यादा कंप्यूटेशनल थिंकिंग को डेवलप कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको इतनी ज़्यादा तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज अगर आपका सीटी स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप यहाँ पे डेटा साइंस में आगे अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको अगेन इसके बाद आपको पाइथन पढ़ना होगा, देन आपके पास अलग अलग यहाँ पे डीबीएमएस आएगा, ठीक है। बेसिकली और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा जो आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोर्स रहते हैं। तो इसलिए आपका जो फंडामेंटल है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस लेक्चर को थोड़ा छोटा ही रखते हैं, ठीक है, सो डैट आप यहाँ पे आराम से इसको समझ सको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।